हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। फाइनली हमारी लास्ट वीडियो है रिसर्च मैथोडोलॉजी की। ये हमारे यूनिट नंबर 6 है, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली दो तरह की होती है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। एक होती है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में पॉजिटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है, नेगेटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है। उनकी डायग्राम्स इस अकॉर्डिंग होती है कि जो पॉजिटिव वाली है उसमें मीन सबसे बड़ा होता है एंड जो नेगेटिव वाली है उसमें मोड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप में होती है। अब इसमें हमारे इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हमें बस यही पढ़ना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनको हम फर्दर स्प्लिट अप कर सकते हैं, 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट। ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक को भी हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, 1 सैंपल या 2 सैंपल। एंड जो हमारे 2 सैंपल है, वो जो दोनों सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम पहले पैरामेट्रिक देखेंगे क्या होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, और उसके बाद देखेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो जो आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा। तो इसमें आप ये अजम्पशन लेके चलते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 मेन अजम्पशंस है पैरामेट्रिक टेस्ट की, दैट इज नॉर्मैलिटी, होमोजेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। पैरामेट्रिक टेस्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही पावरफुल है, एफिशिएंट है, आपको करेक्ट एस्टिमेट्स बताती है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपको। ये सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस को लेके, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते एंड इट डज नॉट कैप्चर इफ देयर इज एनी कम्प्लेक्सिटी। तो मेन एप्लीकेशंस क्या है पैरामेट्रिक टेस्ट की, बायोस्टैटिक्स में, सोशल साइंसेज में, फाइनेंसेज में, इंजीनियरिंग में, इन सब में आप पैरामेट्रिक टेस्ट को लगा सकते हो। अब पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल्स हैं कुछ, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में अगर मैं पियर्सन की बात करूं तो पियर्सन एनालिसिस आपका जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा। बट अगर आप बात करो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की तो वो आपको नॉन पैरामेट्रिक में आएगा। तो अगर आप दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करो तो आपको वो टी टेस्ट है। बट अगर आप 3 या 3 से ज्यादा मीन्स को कंपेयर करो दैट इज योर अनोवा। एफ टेस्ट में आप वेरिएंसेस कंपेयर करते हो दो ग्रुप्स के, एंड कोरिलेशन में आप रिलेशनशिप देखते हो, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और क्या डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है, अगर मैं पियर्सन की बात करूं। ठीक है, और जेड टेस्ट और टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तब आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते, तब आपको जेड टेस्ट लगाना पड़ेगा। एंड अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तब भी आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते, आपको जेड टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये आपका कुछ डिफरेंस है टी और जेड टेस्ट में। अब हम देखते हैं व्हाट आर द assumptions एंड क्या चीजें होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। एक एग्जांपल है काई-स्क्वायर टेस्ट। काई-स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक एग्जांपल है, और इसमें जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें हम assumption लेते हैं, कोई भी हम assumption नहीं लेते डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। अब व्हाट आर द assumptions ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हो एंड मेजरमेंट में होमोजेनिटी होती है। एडवांटेजेस क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, ये ईजी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, वाइड इसकी एप्लीकेशंस हैं, और ये ज्यादातर आउटलायर्स से इफेक्ट नहीं होती आपका जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके डिसएडवांटेजेस क्या, इतना पावरफुल नहीं है, आपको कभी कभी बहुत लार्ज सैंपल चाहिए होते हैं और इतने इंसाइट्स नहीं देता। तो मतलब बेसिकली जिन सिनेरियोज में हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते उनमें हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। मेन दो एग्जांपल्स क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्पीयरमैन रैंकिंग, कोरिलेशन एंड काई-स्क्वायर। इसकी एप्लीकेशंस किसमें है, मेडिसिन, साइकोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस मेनली। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एक प्रॉपर डिफरेंस बताया है आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। तो नॉन पैरामेट्रिक में और पैरामेट्रिक में क्या डिफरेंस है, पैरामेट्रिक में आप पैरामीटर्स को फिक्स्ड मानते हो, मीन को टेस्ट करते हो, एप्लीकेबल होता है वेरिएबल्स पे, assumptions आप स्ट्रॉन्ग लेते हो, डाटा रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल मानते हो, ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है नॉर्मल आउटलायर से। एंड इसमें स्प्रेड अगर ग्रुप की डिफरेंट हो तो चलेगा, और स्टेटिस्टिकली इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। अगर वैसे मैं ऑपोजिट बात करूँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें हम ज़्यादातर मीडियंस को टेस्ट करते हो एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ वेरिएबल्स एज वेल एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसमें assumptions कम होती है नॉन पैरामेट्रिक में, इसमें डाटा रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन आप फ्री मानते हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करते, आउटलायर से जल्दी इफेक्ट नहीं होता, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एंड इसमें स्प्रेड ग्रुप का सेम होना चाहिए एंड स्टेटिस्टिकली इसकी पावर क्या है, लेस है। तो अगर आपको डिफरेंस लिखना आ जाए तो आप ये इजीली लिख के आ सकते हो। अब हमारे टेस्ट बचे हैं जो 4 मेन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया, देन काई-स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, देन अनोवा क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस यूनिट में। ठीक है,
तो सबसे पहले स्टूडेंट टी टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 सैंपल टेस्ट भी हो सकता है, 2 सैंपल भी हो सकता है, एंड 2 सैंपल भी पेयर्ड भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो जो स्टूडेंट टी टेस्ट है किसने दिया था, विलियम सीले गोसेट ने दिया था। तो इसमें अगर हमें 2 ग्रुप्स के बीच में मीन्स का डिफरेंस देखना हो तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो मैंने आपको ईजिली स्टेप्स बताए हैं, 3 स्टेप्स करने होते हैं अगर आपको स्टूडेंट टी टेस्ट निकालना है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है नल हाइपोथेसिस को भी और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को भी। देन आपको टी स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है। देन आपको टी स्टैटिस्टिकल को कंपेयर करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको रिजेक्शन वगैरह करनी होती है। सो इसमें आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 भी ले सकते हो या फिर 0.01 भी ले सकते हो। मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% भी ले सकते हो, 1% भी ले सकते हो। तो अगर आप 5% लेके चल रहे हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब आप हायर टॉलरेंस लेवल लेके चल रहे हो टू टाइप 1 एरर। एंड अगर आप 1% लेके चल रहे हो तो आप लो टॉलरेंस लेवल लेके चल रहे हो फॉर टाइप 1 एरर। सो इसका टॉलरेंस लेवल का मतलब है कि आप रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, उतना आप टॉलरेंस लेके चल रहे हो। सो इसमें 1 सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है आपको। तो देखो, अगर आपको 1 सैंपल में टी टेस्ट लगाना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इंडिपेंडेंट 2 सैंपल्स में लगाना है तो उसमें होगा t इज इक्वल टू सिग्नल अपॉन नॉइज। तो इसमें आप ऊपर लोगे डिफरेंसेस इन द मीन अपॉन सैंपल वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम df निकालते हैं विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट सैंपल में कैसे निकलेगी, df इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये मैंने आपको डायग्राम शो किया है यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, एंड दोनों साइड पे अल्फा बाय टू आपके रिजेक्शन रीजन है। अगर आपके दोनों ग्रुप्स के बीच में जब भी आप डिफरेंस इन मीन देखोगे तो अगर जो आपने आंसर निकाला है दैट इज ग्रेटर, टी वैल्यू आपकी ग्रेटर होती है तो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। एंड अगर आपकी टी वैल्यू स्मॉल होती है देन दोनों बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। तो अगर आप इंडिपेंडेंट 2 सैंपल्स लोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2। दोनों के मीन्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन n2। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। सो इन केस यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपके फॉर्मूला से, इसके साथ आपका टी टेस्ट के फॉर्मूलाज बस यही हैं, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ n। ये आपका 1 सैंपल केस में, एंड 2 सैंपल केस में df आपका निकलेगा n1 प्लस n2 माइनस 1। एंड आपका t कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन मीन डिवाइडेड बाय सैंपल वेरिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है। तो इसमें यूजुअली हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 मानते हैं। तो इसमें आपको कब यूज करना है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट आपका एसोसिएशन बताता है कैटेगोरिकल डाटा के बीच में। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। एंड जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो 3 तरह का हो सकता है, इंडिपेंडेंस के लिए निकाल सकते हो, गुडनेस ऑफ फिट के लिए निकाल सकते हो, होमोजेनिटी के लिए निकाल सकते हो। सो काई स्क्वायर निकालने के इजी से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मुलेट करनी है हाइपोथेसिस, मतलब आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनानी है। देन आपको एक कंटिजेंसी टेबल बनाना है जिसमें आप रोज और कॉलम्स के साथ टेबल कंप्यूट करोगे। देन आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी कैसे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का एक फॉर्मूला है, रोज इनटू कॉलम्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऐसे आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लोगे एंड देन आप कंप्यूट करोगे काई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये आपका आ गया काई स्क्वायर। ऐसे आप सबका निकाल के ऐड कर दोगे एंड डीएफ कैसे निकलेगा, रोज -1 इंटू कॉलम -1। तो ये आपका डीएफ होगा। तो लेवल ऑफ 5 सिग्निफिकेंस पे आप पी वैल्यू देखोगे या क्रिटिकल वैल्यू देखोगे, तो उसके बाद आप डिसीजन लोगे। तो अगर आपका आंसर जो है या आपका जो काई स्क्वायर स्टैट्स है वो ग्रेटर देन आता है क्रिटिकल वैल्यू के, तो आप रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे नल हाइपोथेसिस को। तो अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है देन योर क्रिटिकल वैल्यू, तो आप नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद अनोवा। अनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अनोवा आपका 1 वे भी हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है। 1 वे कब होगा, जब आपका सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो अनोवा निकालने के बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। अनोवा निकालने के लिए सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है, नल और ऑल्टरनेटिव। देन आपको एसएसटी निकालना है, एसएसबी निकालना है एंड एसएसडब्ल्यू निकालना है। व्हाट इज एसएसटी, एसएसटी इज सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स, एसएसबी क्या है, सम ऑफ बिटवीन वाला, एंड डब्ल्यू क्या है, विद इन वाला। एंड देन आपको डीएफ्स निकालने हैं सबके, देन मीन स्क्वायर्स निकालने हैं, देन आपके पास एफ रेशियो आएगी, देन आप एफ रेशियो को एफ डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ कंपेयर करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट रिवीजन वीडियो है, अगर किसी को डिटेल में देखना है अनोवा आपको चैनल पे विद एग्जाम्पल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी डीएफ्स होती हैं उसका फॉर्मूला क्या है, एसएसटी में होता है n-1, एसएसबी में होता है k-1 एंड एसएसडब्ल्यू में होता है n-k एंड एसएसटी इज इक्वल टू एसएसबी प्लस एसएसडब्ल्यू। ठीक है, तो अगर आपकी एफ वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आती है तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, या फिर अगर स्मॉल या इक्वल आते हैं देन यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड जो आपका एसएसबी है MSB है दैट इज इक्वल टू SSB अपॉन DF ऑफ बिटवीन, एंड अगर मैं SSW की बात करूँ तो SSW अपॉन DF ऑफ विदिन। तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। इसमें आपको जब भी आप अनोवा करोगे डायरेक्ट मेथड कभी मत लगाना, हमेशा आप शॉर्टकट मेथड लगाना, तो इससे आपके लिए कैलकुलेशन करनी बहुत ही आसान हो जाती है एंड यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। तो शॉर्टकट मेथड में आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले करेक्शन फैक्टर निकालना है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलेगा, t² का होल स्क्वायर बाय n। तो उसके बाद आपको SST, SSB एंड SSW निकालना है। डीएफ्स मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कैसे निकलते हैं। ठीक है, डीएफ्स अगर समझ आ गया तो उसके बाद आपको एसएसटी निकालना है, हर एक इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करना है, देन उसको करेक्शन वैल्यू से क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। इसमें आपने क्या करना है, कॉलम वाइज सबका करेक्शन फैक्टर निकालना है, उसको टोटल करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देना है। एंड एसएसडब्ल्यू तो सबसे आसान है निकालना, एसएसटी माइनस एसएसवी आपका एसएसडब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टू वे अनोवा में भी आप इसको लगा सकते हो। इसमें आपका कई बार रेजिडुअल एरर आता है, तो जो रेजिडुअल एरर होता है उसका डीएफ होता है कॉलम -1 इंटू रो -1 एंड टोटल डीएफ होता है कॉलम इंटू रो -1। सो अगर आपको रेफर करना है तो आप क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो फॉर योर फॉर्मूलाज। अनोवा भी हो गया हमारा, टी टेस्ट भी हो गया, बस लास्ट हमारा टॉपिक बचा है विच इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो कोरिलेशन की ये तो हो गई टाइप्स। एंड अब बात करते हैं कोरिलेशन की डिग्रीज। कोरिलेशन की डिग्री हो सकती है जीरो कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, फेयरली हाई कोरिलेशन, वेरी हाई कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। एंड उसको भी आप फर्दर स्प्लिट अप कर सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन से। अब कोरिलेशन निकालने के हमारे पास 3 वेज होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो जो स्पीयरमैन वाला है दैट इज योर नॉन पैरामेट्रिक एंड जो आपका कार्ल पियर्सन वाला है वो आपका है पैरामेट्रिक। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम में तो आपको ऐसे डायग्राम से पता लग जाता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नो कोरिलेशन आप, तो आपको ऐसे डायग्राम देख के पता लग जाएगा। अब जो कार्ल पियर्सन वाला है, कार्ल पियर्सन को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। तो कार्ल पियर्सन में जो कोएफिशिएंट आप उसको डिस्क्राइब करते हो स्मॉल आर के साथ, तो ये निकालना बहुत ही आसान है कार्ल पियर्सन से कोएफिशिएंट। तो ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला बस आपको लर्न करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डेविएशंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द पेयर्स। तो आपको इसमें इसका न्यूमरेटर अच्छे से याद रखना है, विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। सो कार्ल पियर्सन से हम कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई इंटू समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एंड इसमें जो एक्स वाई है वो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन्स है ना, सो एक्स का एक्स के मीन से डेविएशन देखना है एंड वाई का वाई के मीन से डेविएशन देखना है। तो जो आपका ऊपर से नीचे वाला स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो कैसे आएंगी, अंडर रूट समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन एंड इसमें वाई का क्या आएगा, अंडर रूट समेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन। तो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी पुट कर सकते हो, तो ये ज्यादा इजी है, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर इनटू समेशन वाई का स्क्वायर। तो आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कार्ल पियर्सन क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज स्पीयरमैन रैंकिंग कोरिलेशन। तो जब आपका क्वालिटेटिव डेटा होगा तब आप स्पीयरमैन रैंकिंग लगाओगे तो पॉसिबली आप रैंक करोगे। फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी की बात करो, एबिलिटी की बात करो, ऑनेस्टी की बात करो, तो इसमें कोई क्वालिटेटिव हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दीज आर द क्वालिटीज, सो आपको रैंकिंग करनी पड़ती है। तो स्पीयरमैन में कैसे निकलेगा, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। डी क्या है, हमारा रैंक्स का डिफरेंस है। एंड इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आता है जब रैंक्स इक्वल होते हैं तो उस केस में आपका ये वाला जो पोर्शन है ना एंड वाला ही एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, विच इज 1/12 इंटू m1 का क्यूब माइनस m। ठीक है, ये ऐड हो जाता है जितनी बार आपकी चीजें इक्वल होती हैं। तो जब आप इसका क्वेश्चन करोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको बस यही ऐड करते रहना व्हेन योर रैंक्स आर इक्वल। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है विच इज रिग्रेशन। ये बहुत ही आसान है। अब हमने कोरिलेशन में देख लिया कि क्या कोरिलेशन है, बट रिग्रेशन से हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अनदर वेरिएबल। ये हमारा इजी कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। सो इन द रिग्रेशन यू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल बेस्ड अपॉन द अनदर वेरिएबल। इसमें दोनों के सेम साइन होने चाहिए, दो इक्वेशंस बनती हैं तो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, दोनों का सेम साइन होना चाहिए। सो इसमें हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं वो हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जिस वेरिएबल को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिडिक्शन वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया।
अगर आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, बट अगर आपका एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हो। और अगर आपका एक इक्वेशन का आंसर ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरे का लेस देन यूनिटी ही होना चाहिए, ये इसका रूल होता है। अब इसमें हमारी दो इक्वेशंस बनती है, दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनती है, एक तो बनती है x ऑन y और दूसरी बनती है y ऑन x। x ऑन y का मतलब है वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ x फॉर द गिवन चेंजेस इन y, एंड इसका मतलब है y ऑन x का वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ y फॉर द गिवन चेंजेस इन x। तो ये इक्वेशन कैसे होती है, x ऑन y है तो x इधर आएगा, y इधर आएगा। सो x ऑन y इज x माइनस x का मीन इज इक्वल टू b x y इंटू y माइनस y का मीन। ऐसे अगर y ऑन x निकाल रहे हैं तो y इधर आएगा, y माइनस y का मीन इज इक्वल टू b y x इंटू x माइनस x बार। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न ही करना पड़ेगा। एंड जो ये b x y या b y x है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन। तो ये कैसे निकलेगा, कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसमें बी वाई एक्स कैसे निकलेगा, कोरिलेशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। मतलब इसमें हमने बस इसका प्योरली क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो रिग्रेशन में भी तीन केसेस हो सकते हैं, आप एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो, डेविएशंस लेके अरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हो, या फिर अज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हो। तो तीन तरीके होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वे लगा रहे हो। सो इन केस यू वांट टू लर्न द क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्चुअल वैल्यू से निकाल रहे हो, सो n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n समेशन वाई स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट में समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये आपका एक्चुअल वैल्यू के लिए। वैसे अगर आप डेविएशन से निकाल रहे हो तो फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाता है, एंड अगर आप अज्यूम्ड करके निकाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूले में बस आपको डेविएशन ऐड करनी है, ठीक है। सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूलाज इन केस यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। इसमें इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये जस्ट एक फॉर्मूलाज की रिकैप वीडियो थी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हर एक टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।